नमस्कार दोस्तों, हम हैं मार्च में और मैं मार्च का यूएस एम्बेसी अपडेट लेके आ गया हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं जो 2024 से लेकर 2025 में इंप्लीमेंट हुआ था हमारे ट्रम्प साहब नया गवर्नमेंट लेने के आने के बाद। तो इसलिए ये वीडियो क्लियरली देखिए और कंप्लीटली देखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना मिस हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं वन बाय वन। दोस्तों सबसे पहला अपडेट दोस्तों, जो भी वीज़ा रिन्यूअल आप लोग करते थे, भले ही वो F1 हो, B1 B2 वीज़ा हो या फिर H1B कोई भी वर्क परमिट हो, 48 मंथ्स के अंदर अंदर कर सकते थे। यानी कि एक्सपायरी होने के बाद विदिन 48 मंथ होने के बाद 4 साल के अंदर कर सकते थे, लेकिन वो घटा के अभी 12 मंथ्स हो गया है। मतलब 1 साल के अंदर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा अपडेट है कि पहले हमको अपॉइंटमेंट लेने के बाद 3 बार रीशेड्यूल कर सकते थे, अभी वो घटा के ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेने के बाद एक ही बार आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। फर्स्ट टाइम ही कोशिश कीजिए कि आपको जो चाहिए वही अपॉइंटमेंट ले ले। अगर नहीं मिला तो कोई नियर बाय अपॉइंटमेंट लेके जब रीशेड्यूल करते हैं कोशिश करना कि तो वहाँ पे आपका ही अपॉइंटमेंट ले। अगर आपको जो चाहिए वो अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो लेना मत, क्योंकि एक ही रीशेड्यूल देंगे, तो याद रख लेना है। दोस्तों रिसेंटली आप सब लोगों ने फेस किया होगा, मतलब 1 महीने पहले या फिर कुछ हफ्तों पहले, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए लॉगिन करते हैं, कंटिन्यूसली चेक करते हैं, वो यानी कि 2 या 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक लॉग ऑफ होता था। क्यों? देखिए यूजुअली क्या होता है कि आप कभी भी एक बार आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए ट्राई करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। इसलिए एक ही ऑप्शन है कि आपको कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना पड़ेगा, या फिर बार बार 4-5 बार दिन में करता रहना पड़ेगा। या फिर जब आप इंफॉर्मेशन मिले कि अपॉइंटमेंट्स है, बल्क स्लॉट है, आपको कंटिन्यूसली लॉगिन करके मतलब 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा लॉगिन करके आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था कुछ टाइम पहले, यानी कि लॉग ऑफ हो जा रहा था। वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम था, मतलब आप बुक नहीं कर पाते थे। वो टेक्निकल ग्लिच से दोस्तों वो उसको फिक्स कर दिया गया है। अभी वो लॉग ऑफ इश्यू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी है ये। तो आपको भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कंटिन्यूसली ट्राई कीजिए। हो सकता है कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन उसी टाइम पे ये भी ध्यान रखना कि कंटिन्यूसली बार बार आप करेंगे तो आपका अकाउंट 1 या 2 दिन के लिए ब्लॉक भी हो सकता है। तो बी केयरफुल। दोस्तों हमने रिसेंटली देखा कि कुछ एरर आ रहा है सीजीए प्रोफाइल में। कुछ भी एरर हो सकता है। मैं एक रियल एग्जांपल दूंगा। हमने करवाया था किसी का अपॉइंटमेंट बुक, कुछ लोगों ने किया था, लेकिन उनको क्या हुआ कि जब उन्होंने रीशेड्यूल किया वहाँ पे 2-2 अपॉइंटमेंट दिख रहा है। जब आपको यहाँ पे काउंसलर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन में 2-2 OFC दिख रहा है, फिर 2-2 अपॉइंटमेंट दिख रहा है इंटरव्यू के लिए, किस डेट में जाएंगे, राइट? ये एक दिक्कत है, ये टेक्निकल ग्लिच है, सिस्टम इशू है। ये फिक्स करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा यूएस एम्बेसी, या तो मैं बोलूँगा कि टिकट रेज कीजिए सीजीए लॉगिन करके, वहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है। हमारा भी सोल्यूशन आ गया था। तो टेक्निकल चीज़ है, ये छोड़ के और भी कोई इश्यू आ सकता है, आप टिकट रेज कीजिए, आपका इश्यू सॉल्व हो सकता है। अगला अपडेट दोस्तों आप सबको पता है, लेकिन अभी भी वो जारी है। हालांकि इंक्रीज करने वाले हैं। जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में है उनको वापस भेज रहे हैं, और भेजेंगे भी, आगे भी भेजेंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, चप्पा ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट के साथ है, फिर इलीगली यूएस में आए हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। तो अगर आप यूएस में हैं और आप इलीगली यूएस में गए हैं, आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है यूएस में रहने के लिए या जॉब करने के लिए, आपका भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए जो इंडिया में है, जो इस तरह से सोच रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि इलीगल के बारे में कुछ मत सोचिए। अगर यूएस से जाना है किसी काम के लिए, उस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करके लीगली जाइए। और दोस्तों इसी के रिलेटेड दोस्तों, जिसका भी असाइलम केस आपने अप्लाई किया है, मतलब आप लोगों ने जिन्होंने भी अप्लाई किया है असाइलम केस, यूजुअली क्या होता है दोस्तों, 2 चीज़ होते हैं। जो लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में जाते हैं, वो तुरंत जाके असाइलम केस अप्लाई करते हैं। वो चलते रहता है सालों साल। किसी का अप्रूव हो जाता है, किसी का नहीं होता है, और वो रीअप्लाई करते हैं या फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो लेजिटिमेटली, जो जेन्युइनली जाते हैं यूएस और जाके असाइलम केस ओपन करते हैं, अप्लाई करते हैं, या फिर उनके ही इंडिया में ही रह के या होम कंट्री में रह के असाइलम अप्लाई करते हैं, किसी जेन्युइन कारण के लिए, उनका नो प्रॉब्लम, वो चलता रहेगा। लेकिन ज़्यादातर
यानी कि उन्होंने बोला है कि पूरे के पूरे असाइलम केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, रिव्यू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं 99% वो लोग हैं जो इलीगल लोग गए हैं यूएस में और उन्होंने जिन्होंने भी असाइलम केस अप्लाई किया है उनका रिव्यू करेंगे, अगेन अगेन रिव्यू करेंगे। अगर उनको लगे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लगे यूएस के कि पर्टिकुलर असाइलम केस जेन्युइन नहीं है, मतलब ये एलिजिबल नहीं है, तो वो कैंसिल करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं एक थोड़ा छोटा सा चीज बता दूं। देखिए मैं जो भी अपडेट्स दे रहा हूँ मार्च के लिए, कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें बुरी है, कुछ चीजें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीजें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा काम है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, कोई अच्छे डेवलपमेंट हो तो डेवलपमेंट बनाना है, और कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो वो भी मेरे को बताना है। मेरा काम है ये अपडेट देना आपको। और आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आप किस हिसाब से ये अपडेट्स को लेते हैं, वो आप पे डिपेंड है। मैं यही बोलूँगा कि आप पॉजिटिवली लीजिए। अगर अच्छा खबर आता है वेल एंड गुड, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो उनको वो कोशिश कीजिए कि उसको सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों अगला अपडेट है कि जो लोग यूएस में हैं, ओके, वर्क परमिट के में है, कोई भी वर्क वीज़ा में है, या फिर इन्होंने जो जॉब कर रहे हैं लेकिन अभी फिलहाल जॉब नहीं है, राइट, जॉब छूट गया है या फिर कोई वर्क परमिट नहीं है, एक्सपायर हो गया है, खाली बैठे हैं, कुछ वहाँ पे रहने का कोई उनका लॉजिक रीज़न नहीं है, तो उनको भी वापस भेज दिया जाएगा आफ्टर अलोट पीरियड। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, वैलिड वर्क परमिट नहीं है, मैं वही कहूँगा कि आप लेजिटिमेट जो भी जेन्युइन जॉब है, अगर हो सके तो आपके स्किल के हिसाब से जॉब ढूंढिए। जॉब ढूंढने के बाद में वर्क परमिट लीजिए, आपको रेसिडेंसी भी मिल जाएगा, तो आप सेफ है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसी तरह जो भी स्टूडेंट्स गए हैं यहाँ पे F1 वीज़ा में, जो कंप्लीट कर चुके हैं स्टडी, अगर स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, स्टडी चल रहा है तो वी कैन स्टे लीगली। अगर स्टडी खत्म हो गया, ओपीटी में कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर ओपीटी भी खत्म हो गया है, अगर उसके बाद आपने जॉब ढूंढा कोई भी वर्क परमिट या फिर H1B में, तो ये ज़्यादातर लोग H1B में जाते हैं, तो अगर स्टडीज खत्म होने के बाद अभी भी आप जॉब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर स्टडीज खत्म हो गया और आपका कोई भी जॉब नहीं यूएस में, और यूएस में रहने के लिए कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, तो आपको वापस आना पड़ सकता है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, या फिर यानी कि जॉब ढूंढिए या फिर वापस आना पड़ेगा। और फिर जाना हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करके जाना पड़ेगा। भले ही वो हो सकता है कि एडिशनल स्टडीज़ के लिए, या फिर आपको कोई जॉब मिले जा सकते हैं, या फिर इंडिया कंपनी आपको भेजे जा सकते हैं। अदरवाइज कुछ ना, देखिए मैं ओवरऑल घूम फिर के यही बोल रहा हूँ, यानी कि अपडेट के हिसाब से यूएस में रहने के लिए लॉजिकल रीजन रहना पड़ेगा। देखिए या तो आप सिटीजन रहना पड़ेगा, सिटीजन तो रह सकते हैं, आपका हक है, या फिर आपका कोई लॉजिकल रीजन रहना पड़ेगा यूएस में रहने के लिए, ताकि जैसे स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं आप, या फिर जॉब कर रहे हैं तो आप रह सकते हैं, या फिर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, घूम के वापस आ जाना है, यानी कि नहीं रहना है वहाँ पे। आप समझ गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए, सिंगल्स के लिए, मेनली सिंगल्स में मिल रहा है, आपको दिलवा दूंगा, और 1 या 2 महीने के अंदर दिलवा दूंगा, 3 महीने के अंदर तो आसान से मिल रहा है। और लेकिन दोस्तों लोकेशन एनीवेयर रहेगा, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि इंडिया में कहीं भी जाके अटेंड करने के लिए OFC और इंटरव्यू, और वो अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रुप का ढूंढ रहे हैं तो मुश्किल हो रहा है, पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है। अगर सिंगल्स के लिए अगर इजीली मिलता है, 100% चांस है, तो 2 या 3 पीपल के ग्रुप के लिए मतलब 50% चांस बन जाता है। आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ये ईमेल अपने स्क्रीन पे दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईमेल कीजिए, कोशिश करता हूं कि मतलब आपको अर्ली स्लॉट मिल जाए। उसी तरह दोस्तों अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में, एप्लीकेशन फिलअप करने में, यानी कि गाइड करने में, या फिर इंटरव्यू में गाइड करने में, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आंसर करना चाहिए आपके केस के हिसाब से, उसके लिए भी आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करने की हेल्प करूंगा। हालांकि वीडियो आएगा, पुराने वीडियो भी है इस बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में, या फिर यानी कि इंटरव्यू कैसे तैयारी करते हैं उसके बारे में भी। और मैं नया ये 2025 नया गवर्नमेंट आने के बाद और भी स्ट्रिक्ट हो गया है, उसके हिसाब से भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये सब तो जनरल होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली आपके केस के बारे में, आपके बारे में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपॉइंटमेंट्स का क्या स्टेटस है? देखिए दोस्तों आज के हिसाब से अपॉइंटमेंट का स्टेटस मैं बोलूँगा कि मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 या 7 महीने पहले, 6 महीने पहले जैसे मिल रहा था ऐसे नहीं मिल रहा है, यानी कि 30-40% डाउन हो गया, लेकिन अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा
कि आप अगर आप बड़े ग्रुप में जा रहे हैं 4-5 लोग, मैं यही सलाह दूंगा कि आप ब्रेक कर दीजिए, 2-2 लोग का आसान से मिल सकता है। या फिर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं किसी टूरिज्म के लिए या किसी से मिलने के लिए या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए, आपको आराम से मिल जाएगा। अभी के हिसाब से आप देखा जाए तो सबको मिल रहा है 2026 जनवरी फरवरी का, सिंगल्स का भी बोल रहा हूँ, या फिर एंड ऑफ दिसंबर का मिल रहा है 2025 का। 1 या 2 महीने के अंदर नहीं मिल रहा है, यानी कि हम ये फरवरी मार्च में है, मार्च के अप्रैल का मई का नहीं मिल रहा है, राइट। आपको क्या करना चाहिए, आपको कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए। मैक्सिमम एट दी मोस्ट क्या करना चाहिए, वर्स्ट केस सिनेरियो जो भी अपॉइंटमेंट मिले आप ले लीजिए, भले ही 2026 जनवरी का हो या फिर जून जुलाई इस साल का हो, ले लीजिए। उसके बाद एक चांस मिलेगा रीशेड्यूल करने के लिए। आपको जितना जल्दी, इमीडिएटली रीशेड्यूल मत करना। अगर आपका पॉइंट है कि मेरे को जून में जाना है, जब तक मई में ना मिले आप रीशेड्यूल मत करना। या फिर आपका इनको क्या बोलते हैं अप्रैल में जाना है, जब तक अप्रैल में या मई मार्च में ना मिले आप रीशेड्यूल मत करना, समझ गए। फिर भी आपको नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि मेरी हेल्प चाहिए, आप कभी भी मेरे को ईमेल कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। आपको अपना जो भी अर्ली स्लॉट है दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे अश्योर है कि आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला सवाल ये है कि आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे आता होगा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है और जो भी मेरे से इंटरेक्ट करते हैं वो भी पूछता है, और ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में यह है कि आज के हिसाब से यूएस वीज़ा का अप्रूवल रेट क्या है। मेजरली इस चैनल पे लोग पूछते हैं कि B1 B2 वीज़ा का अप्रूवल रेट क्या है, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि F1 वीज़ा का अप्रूवल रेट क्या है, और बाकी के मैं साइड में कर दूंगा H1B जो भी वर्क परमिट है उनके भी अप्रूवल रेट क्या है। मैं आंसर करूंगा B1 B2 वीज़ा के लिए फर्स्ट, राइट। देखिए दोस्तों, अगर पिछले साल का मैं काउंट लूँ तो ऑब्वियसली अप्रूवल रेट थोड़ा कम हो गया है, राइट। पहले क्या था कि बिटवीन 65% टू 85% रेंज होता था, यानी कि 80% एवरेज। अभी क्या होगा कि मतलब इट इज रेंजिंग फ्रॉम 60 टू 70%, 10-20% कम हो गया है, राइट। क्यों कम हुआ है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस। ये नहीं बोला कि इमिग्रेशन पॉलिसी में कि मतलब B1 B2 वीज़ा को रिजेक्ट करो, आने मत दो, यानी कि कोई भी B1 B2 वीज़ा अप्रूव मत करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा का पूरा बंद कर दिया, ऐसा नहीं है यूएस। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया नया गवर्नमेंट आने के बाद। स्ट्रिक्ट क्यों हुआ है? वो बोल रहे कि भाई आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई करो, अगर आप किसी से मिलने के लिए आ रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो, स्पेसिफिक पर्पस रहना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी उठा के B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर दिया। कहाँ क्या करने के लिए जा रहे हो? यूएस टूरिज्म, घूमने के लिए या फिर किसी से मिलने के लिए, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक रीज़न होना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि यानी कि किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बोलना ये रहना पड़ेगा कि वो मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाए तो नुकसान हो सकता है आपकी कंपनी के लिए, और आप ही इस मीटिंग के लिए सक्षम हो, यू आर द राइट पर्सन, ऐसा हो। प्लस या फिर अगर आपको लगता है कि आपको घूमने के लिए जाना है, अब देखिए इतने सारे कंट्रीज है दुनिया में, यूएसए क्यों घूमना है? आपको स्पेसिफिक सॉलिड रीजन देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रीजन। और यूएस में क्या क्या करेंगे, मतलब घूमना मतलब ये नहीं कि बस एक अटेंडेंस डाल के आ गए न्यूयॉर्क में, ऐसा नहीं है। कोई सॉलिड प्लान होगा। या फिर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्यों मिलने के लिए जा रहे हैं? पहली बात तो अगर आप बोलेंगे मैं आंटी से मिल रहा हूँ, कजन से मिल रहा हूँ, रिलेटिव दूर का रिलेटिव मिल रहा हो, आपका अप्रूवल परसेंटेज कम है। अगर आप मिलने के लिए जा रहे हो अपने सगे बेटे को या बेटी को, वो रियल सन रियल डॉटर या फिर अपने रियल ब्रदर सिस्टर को, तो वहाँ पे अप्रूवल रेट ज़्यादा है, अप्रूव हो जाता है। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग रीजन रहना पड़ेगा। ब्लड रिलेटिव है कि माता पिता को मिलने के जा रहे हो या फिर बेटा बेटी को मिलने के जा रहे हो या फिर ब्रदर सिस्टर को मिलने के जा रहे हो, ये थोड़ा सा आसान है, इतना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं भी, कर देते हैं वो अप्रूवल। अगर आप कजन वजन के लिए जा रहे हो या फिर आंटी के लिए जा रहे हो तो थोड़ा वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा आपको। घूमने के लिए जा रहे हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना, अगले पिछले साल की तरह नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप नॉर्मली जनरली जाके अप्लाई करोगे और जनरली जाके आंसर करोगे नॉर्मली, आपको रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं यूएस में। उसी तरह स्टडीज के लिए जो भी F1 वीज़ा अप्लाई करते हैं, मतलब पहले के हिसाब से अभी वो भी थोड़ा सा अप्रूवल रेट कम हो गया, क्योंकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इमिग्रेशन नया पॉलिसी के साथ उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे वीज़ा देना चाहिए जो बहुत ही स्किल्ड है, जिसको बहुत ही ज़रूरत है, जो इंटेलिजेंट है, मतलब क्वालिफाइड है, एलिजिबल है। यानी कि 10 स्टूडेंट्स है, 10 के 10 में से मतलब 9 एवरेज है, एक आके हाईली स्किल्ड है, हाईली इंटेलिजेंट है और हाईली एलिजिबल है, और 10 के 10 भेज दो, ऐसा नहीं होगा। 10 में से एक को ही भेजेंगे जो रियली डिजर्व करता है ये F1 स्टडीज
यूएस में पढ़ने के लिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10 में से 1 भेजेंगे, हो सकता है कि 10 में से 3-4 भी भेजें या 2-3 भी भेजें। तो मतलब ऐसे ही यूएस में पहले करते थे कि बस F1 वीज़ा अप्लाई करो जाके यूएस में पढ़ो, ऐसा मत करना। अगर रियल आपका इंटरेस्ट है, कोई सॉलिड प्लान है आपका और पर्टिकुलर डिग्री ही पढ़ना है, पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ना है, होमवर्क तैयारी करके जाइए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, अप्रूवल चांसेस आपका रियली बढ़ जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट दोस्तों आप सब लोगों ने पता भी है कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक अपडेट है कि मतलब सिटीजन बाय बर्थ। एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले जो कोई भी यूएस में है, मतलब भले वो सिटीजन हो या फिर टूरिज्म के लिए गया हो B1 B2 वीजा में, या फिर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर कोई बर्थ होता है, बच्चा होता है उनके लिए, मतलब यानी किड होता है, वो ऑटोमेटिकली उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाता है यूएस का। अभी वो एलिमिनेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, अभी ऐसा नहीं होगा। भले आप लोग समझो कि आप दोनों हो, हस्बैंड वाइफ, यूएस में जॉब कर रहे हो या फिर यूएस क्या अपने ट्रैवल के लिए गए, किसी मिलने के लिए गए हैं, वहाँ पे आपका बच्चा पैदा होता है बेटा, उसको अभी आगे से सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, राइट। कंडीशन क्या है, अगर किसी नए बच्चे को सिटीजनशिप मिलने के लिए या तो माता या तो पिता, मॉम और डैड शुड बी एन एग्जिस्टिंग यूएस सिटीजन। अगर दोनों में से कोई यूएस सिटीजन है तो सिटीजनशिप मिलेगा बच्चे को, नहीं तो नहीं मिलेगा। दोस्तों ओवरऑल आप ये अपडेट देखेंगे, जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी अपडेट आपको देख रहा हूँ और दे रहा हूँ, और सब हर जगह आप पढ़ भी रहे हैं, मोटा मोटी आप रोक के देखेंगे तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब उन्हीं को ऐसा लग रहा है कि यूएस में किसी को आने भी नहीं देंगे, उन्हीं लोगों को आने के लिए देंगे जिसका रियल में काम है, रियल में जरूरत है, अदरवाइज आने नहीं देंगे। और सबको ऐसे ही उठा के मतलब सिटीजनशिप भी नहीं दे रहे, सबका असल है वो अप्रूव नहीं कर रहे, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। अब ये देखने की चीज है कि कितना दिन ये स्ट्रिक्टनेस रहेगा, क्या आगे जाके पॉलिसी चेंज होगा नहीं। अगर आगे जाके पॉलिसी चेंज हुआ तो हम आप सबके लिए अच्छा होगा या चेंज नहीं होगा, देखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये देखा हूँ कि कुछ भी हो, हर चीज परमानेंटली रहता नहीं है, टाइम के साथ चेंज होते रहता है। हाँ, ये फेज है कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, हो सकता है कि आगे जाके कुछ महीनों के बाद या कुछ टाइम के बाद और फेज चेंज हो जाए, आप सबको यूएस वीजा मिलने के लिए बहुत आसान हो जाए, लीगली बोल रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए लास्ट अपडेट दोस्तों आप सबको पता है, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, बेंगलुरु में, जिसको अभी बोलते हैं कि बेंगलुरु, वहाँ पे यूएस कॉन्सुलेट ऑफिस खुल गया है, ऑपरेशनल भी है। लेकिन आपको जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं सीजीए पोर्टल में वो दिखेगा, अभी तक भी नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि बहुत जल्द दिखे। और वहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं है। जब मैं नहीं बोल रहा कि ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है एग्जिस्टिंग बैकवर्ड वर्क जो भी है सिटीजन के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन जो वीजा अप्लाई करते हैं उनके लिए वहाँ पे नहीं दिख रहा है ऑप्शन, सीजीए पोर्टल में नहीं आ रहा है, यानी कि आप OFC और इंटरव्यू बुक नहीं कर पाएंगे, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी आ जाए, अभी तो मेरे पास ज़्यादा अपडेट नहीं है। वही एक खुशखबरी है कि ओपन हो गया, लेकिन हमारे लिए कब आएगा यूज़ करने के लिए वो पता नहीं, जब पता चलेगा तो बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए ये मार्च अपडेट के लिए इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा अपडेट मिला होगा, नॉलेज मिला होगा और सीखने के लिए बहुत मिला होगा, अपडेट मिला होगा। उस अपडेट के हिसाब से आप अपना अगला कदम उठाएंगे। और ये अपडेट जो भी यूएस वीजा के लिए अप्लाई करने में कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए शेयर कीजिए, हो सकता है कि उनको भी हेल्प हो। और अगर ये वीडियो आपको खुद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। और लास्टली वीडियो एंड करने के लिए, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए, आप ईमेल कर सकते हैं। और आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में या फिर DSN60 रिव्यू में, या फिर गाइड चाहिए, यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस में, इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।